हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस बूस्टर ग्रो एंड सक्सीड। ये सीरीज हम एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन के लिए निकाल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्या इंडिया 2020 में मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है। ये जानने के लिए चाइना का हम ग्रोथ और सक्सेस स्टडी करते हैं। 40 साल पहले चाइना एक बहुत ही गरीब देश था और उसके सिटीजन्स बहुत ही हंग्री थे, बहुत ही पुअर थे। और 40 साल में चाइना कैसे सक्सीड हुआ उसके हम स्टेप्स देखते हैं। देयर आर 12 रीजंस, 12 रीजंस जिसके कारण चाइना एक गरीब और भूखा देश से विश्व सुपर पावर बन गया है। रीजन नंबर 1, 1978 में चाइनीज प्रीमियर डेंग ज़ाओपिंग बने और डेंग ज़ाओपिंग ने बहुत ही पॉलिसीज चेंज कर दिया। कम्युनलिज्म के साथ साथ उन्होंने कैपिटलिज्म को अपनाया और अपना इकोनॉमी वर्ल्ड को खुला कर दिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को एक्सेप्ट किया और ये ओपननेस के कारण उनका ग्रोथ चालू हो गया। डेंग ज़ाओपिंग ने ऑल्सो फार्मर्स पे बहुत ध्यान दिया और रूरल इकोनॉमी पे ध्यान दिया और अपने फार्मर्स को बोला कि टेक्नोलॉजी को अपनाइए, अपना स्केल बढ़ाइए, अपना प्रॉफिट बढ़ाइए, क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ना है तो देश का रूरल और देश का किसान, देश का गांव भी स्ट्रांग बनना चाहिए। ये फाउंडेशन बहुत ही चाइना का स्ट्रांग होते गया। रीजन नंबर 2, 1980s में यूएस और यूके वो मैन्युफैक्चरिंग से थक गए थे, कंटाल गए थे बिकॉज ऑफ लेबर लॉज एंड यूनियन प्रॉब्लम्स, और उन्हें आउटसोर्स करने में ज्यादा इंटरेस्ट था। यूएस और यूके नॉलेज इकोनॉमी, सर्विस इकोनॉमी और फाइनेंस इकोनॉमी में चले गए और मैन्युफैक्चरिंग को वो आउटसोर्स करने पे देख गए और तभी ही शिपिंग लाइंस बहुत एफिशिएंट हो गए, चीप हो गए और एबल हो गए और उसके कारण चाइना एक आउटसोर्स सेंटर बनने लगा। रीजन नंबर 3, चाइना ने 4 या 5 इतने पावरफुल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए कि उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनवाइट किया, एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया और कहा कि आपको जो सेटअप करना करिए, हम आपके साथ हैं। और उसके कारण धीरे 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 बड़े मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सेस और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज बनने लग गए। रीजन नंबर 4, सिंगल गवर्नमेंट होने के कारण, कम्युनिस्ट पार्टी होने के कारण इलेक्शन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं, ये पार्टी का एक ही फोकस है, इकोनॉमी कैसे स्ट्रॉन्ग करें और विश्व में चाइना को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। ये फोकस के कारण चाइना ने बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाए, पर जिसके कारण उनका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया और आज वो विश्व पावर है, पूरे दुनिया को इनडायरेक्टली डोमिनेट करता है। रीजन नंबर 5, लैंड, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। चाइना में लैंड गवर्नमेंट को बिलोंग करता है और चाइना लैंड किसको बेचता नहीं, उसको टेम्पररी लाइसेंस देता है या लीज देता है। और अगर आप बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हो या फॉरेन प्लेयर्स बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं तो उनको लैंड बहुत ही सस्ते दाम में मिलता है। ये बहुत ही बड़ा इनपुट है जिसके कारण लैंड का कॉस्ट कम हो गया और मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट भी कम हो गया। रीजन नंबर 6, लेबर। वहां के लेबर लॉस बिल्कुल ही लेबर के लिए, आदमियों के लिए फ्रेंडली नहीं है। चाइना के पास इतना सारा पॉपुलेशन है लेकिन वो पॉपुलेशन स्किल्ड है, पॉपुलेशन हार्ड वर्किंग है, पॉपुलेशन डिसिप्लिन्ड है। और उसके साथ साथ चाइना गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहां पे कोई यूनियंस को खड़ा होने नहीं देता, एक ही यूनियन है और वो भी कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करता है। इनफैक्ट चाइनीज फैक्ट्रीज के अंदर एनवायरनमेंट ऐसा है कि कुछ लोग उसे प्रिजन्स के साथ कंपेयर करते हैं। बहुत पुअर वेजेस देना, चाइल्ड लेबर को एनकरेज करना, एकदम डिसिप्लिन के साथ, टफनेस के साथ काम करवाना और अनफेयर कंडीशंस में रखना, जिसके कारण उनका कॉस्ट और कम हो सके और प्रोडक्ट्स बहुत सस्ता निकाल सके। ये लेबर लॉस अभी कुछ सालों में थोड़े इंप्रूव हुए हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल अटेंशन और वेजेस बढ़े हैं, लेकिन चाइना के पास जो वर्कफोर्स है, जो पॉपुलेशन है और जो डिसिप्लिन और स्किल है, वो शायद विश्व में और कहीं आपको मिलेगा। रीजन नंबर 7, वहां के रेगुलेशंस भी बहुत ही लाइट है। वहां पे आपको अलग अलग विंडोज पे जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है रेड टेप के लिए। वहां पे करप्शन भी है लेकिन करप्शन लोकल लेवल पे ऐसा है कि वो चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग हो, जिसके कारण मैन्युफैक्चरर्स भी कमाए और वो भी कमा सके। इनफैक्ट एनवायरमेंट लॉस भी इतने सीरियस नहीं है। 20 में से टॉप 18 सिटीज जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है वो चाइना में है, यानी रेगुलेशन के तरफ से मैन्युफैक्चरिंग को कोई हिंड्रेंसेस नहीं है। उन्हें एकदम फ्रीडम दिया जाता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप काम करिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। रीजन नंबर 8, चाइनीज गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। स्टेबल पावर
वाटर, रोड्स, रेल्स और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मटेरियल्स एंड मैन फैक्ट्री में बहुत इजीली आ सकते हैं और जा सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण इनका ग्रोथ और ही फास्ट हो गया। रीजन नंबर 9, करेंसी। चाइनीज का जो करेंसी है वान या रेनबी, उसे वो लोग आर्टिफिशियली डिफ्लेट करते हैं और एक ही वैल्यू पे पेग रखते हैं। एक्सपोर्ट्स का मानना है कि आज के तारीख में भी चाइनीज येन इज 40% डिवैल्यू टू द यूएस डॉलर्स, और ये करने के कारण उनका एक्सपोर्ट्स और चीप होता है और उनका फॉरेन रिजर्व बहुत ही स्ट्रांग है। जनवरी 2020 में चाइना का एफएक्स रिजर्व था 3.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, जो इंडिया के जीडीपी से भी ज्यादा है। ये सोचने वाली बात है। रीजन नंबर 10, टैक्स पॉलिसीज चाइना के इतने फेवरेबल है कि यदि आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पूरा वैट रिटर्न मिलता है और आपको सब्सिडीज भी मिलता है। और चाइना का WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे अरेंजमेंट्स है कि कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अगर चाइना उसे एक्सपोर्ट करता है तो सामने वाला कंट्री उस पर टैक्स नहीं लगाता, तो पूरे प्रोडक्ट्स पे कहीं भी टैक्स नहीं लगता, जिसके कारण उनका कॉस्ट और कम हो जाता है और चाइना का डोमिनेशन और बढ़ गया। रीजन नंबर 11, चाइना ने पहले दिन से ही बड़ा सोचा। उनकी फैक्ट्रीज इतनी बड़ी है कि उनके पास स्केल है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण उनका कॉस्ट बहुत कम हो गया और एक्सपर्टीज बहुत बढ़ गया। रीजन नंबर 12, ये चाइना का सबसे बड़ा हिडन वेपन है वैल्यू चेन एक्सपर्टीज। पूरे वैल्यू चेन में आपको जो भी मटेरियल लगता हो, जो भी सप्लाई लगता हो, जो भी चीज लगता हो, आपको सब चाइना में मिलेगा, बल्क में मिलेगा, अच्छे क्वालिटी में मिलेगा और नजदीक और फास्ट मिलेगा। 2012 में एप्पल के लीडर टिम कुक ने कहा कि वो मैकबुक प्रोडक्शन यूएस में शिफ्ट करना चाहते हैं और उन्होंने टेक्सास में वो चालू भी कर दिया, लेकिन उनको कुछ महीनों तक कस्टमाइज स्क्रूज नहीं मिले जो मैकबुक में लगते हैं और अल्टीमेटली उनको वो स्क्रूज चाइना से ही मंगाना पड़ा। चाइना का जो सप्लाई चेन का डोमिनेशन है और एक्सपर्टीज है कि पिन से लेके पेन से लेके फोन आपको सभी चाइना में मिल जाएगा, इसके कारण चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। 1990 में चाइना वर्ल्ड का 3% से बनाता था। 2020 के स्टार्ट में 50% ऑफ द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हैपेंस इन चाइना। ये चाइना का वंडरफुल ग्रोथ स्टोरी है। कोरोना वायरस आने के बाद काफी कंट्रीज नाराज है और स्ट्रैटेजिक रीजन के कारण चाइना से पार्शियली या फुल्ली बाहर निकलना चाहते हैं। जापान ने 2.2 बिलियन यूएस डॉलर्स का सब्सिडी अनाउंस किया है। बाकी कंट्रीज भी कह रहे हैं, यूएस के कंपनीज भी कह रहे हैं कि अब हम चाइना से बाहर आना चाहते हैं। क्या इंडिया ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है? आंसर बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इंडिया को कुछ स्टेप्स पे काम करना पड़ेगा और इंडिया के साथ साथ बाकी कंट्रीज भी है जो कंपटीशन में है, जो एफिशिएंट है और शायद ये अपॉर्चुनिटी को ले जाए। जैसे इंडोनेशिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, वियतनाम, ये सब कंट्रीज भी बहुत ही फेयर और एफिशिएंट है और शायद ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले। इनफैक्ट बांग्लादेश ने लास्ट कुछ सालों में टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट में इंडिया के नेक एंड नेक करके शायद इंडिया से बेटर हो गया, क्योंकि टाइमली डिलीवरी कर पा रहा है, लो कॉस्ट और डिसेंट क्वालिटी पे माल दे पा रहा है दुनिया को। अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपर्ट हब पूरे विश्व का बनना है तो इंडिया को शॉर्ट और मिड टर्म में ये 7 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और यदि ये 7 स्टेप्स इंप्लीमेंट करते हैं तो इंडिया डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बन सकता है। स्टेप नंबर 1, क्लियर फोकस ऑफ रेगुलेशन। इंडिया के पास 450 से ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, लेकिन बहुत कम फुल्ली फंक्शनल और एफिशिएंट है। चाइना के पास आज भी सिर्फ 5 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, लेकिन वो इतने बड़े और एफिशिएंट है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए हैं पूरे दुनिया के। तो हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और सिर्फ मेक इन इंडिया स्लोगन बनाने से या बाकी स्लोगन बनाने से काम नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन पे और असिस्टेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। रीजन नंबर 2, गवर्नमेंट को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा और फोकस देना पड़ेगा। ईज ऑफ बिजनेस इंडिया में इंप्रूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी, बाबूइज्म, मल्टीपल विंडो सोल्यूशन लेना,
हाई लेवल ऑफ करप्शन, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब में अगर थोड़ा स्ट्रीमलाइन आ जाए तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही ज्यादा ईज हो जाएगा। रीजन नंबर 3, लेबर फोर्स को स्किल डेवलप करना पड़ेगा। इंडिया के पास इतना बड़ा यूथ पॉपुलेशन है लेकिन स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी में बहुत बड़ा इश्यू है। अगर लेबर्स अपना स्किल डेवलप करते हैं, अपना एटीट्यूड डेवलप करते हैं और साथ साथ गवर्नमेंट भी लेबर पॉलिसीज फेयर रखे जो लेबर को भी प्रोटेक्ट करे पर साथ ही साथ हार्ड वर्क और डिसिप्लिन को भी प्रोटेक्ट करे, तभी हम कॉस्ट एफिशिएंसी ले पाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे। सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस के कारण, लेबर को सिर्फ भड़काना और यूनियनिज्म करने के कारण इंडिया का इकोनॉमी और इंडस्ट्री बहुत सफर हुआ है। रीजन नंबर 4, टैक्सेस एंड सब्सिडी इन लेटर एंड स्पिरिट में अनाउंस करना चाहिए। आज भी एक्सपोर्ट्स को काफी सब्सिडी, काफी टैक्स में रिलीफ है लेकिन उनको फंड्स टाइम पे नहीं मिलता जिसके कारण वर्किंग कैपिटल में उन्हें बहुत तकलीफ होता है। तो जितना हम मैन्युफैक्चरर्स को और एक्सपोर्ट को हम पुश करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट और लॉ सपोर्ट करेगा और टाइमली उन्हें फंड्स वापस पहुंचाएगा, उतना ही ये साइकिल में पावर आएगा। रीजन नंबर 5, और ये बहुत ही पावरफुल रीजन है, बहुत ही पावरफुल स्टेप है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्लीज इनवाइट करिए। लेकिन लास्ट कुछ सालों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए थे तो 135 करोड़ का पॉपुलेशन देख के वैल्यूएशन गेम करने के लिए, ई कॉमर्स करने के लिए, बड़े कॉर्पोरेट्स को और बड़ा बनाने के लिए आए थे, जिसके कारण इनडायरेक्टली एमएसएमई और इंडियन इकोनॉमी फॉल्टर हुआ है। आप प्लीज इनवाइट करें एफआईआईज को, बट उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इनवाइट करें और उन्हें मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इनवाइट करें। जैसे मोबाइल फोन्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वैसे और चीजों के लिए इनवाइट करें, तभी इंडिया के पास फंड्स और एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आएगा जिसके कारण वो केपेबल हो पाएगा और अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट बना पाएगा। रीजन नंबर 6, और ये सबसे पावरफुल रीजन है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री सप्लाई। जब तक हम ये वैल्यू चेन पूरा नहीं करते हैं हम कभी भी compete नहीं कर पाएंगे। एक चीज के प्रोडक्शन के लिए जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है, जो भी इनपुट रिक्वायर्ड है, वो उसके पास ही होना चाहिए और बहुत ही एफिशिएंट और चीप प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर वो टाइम पे ट्रांसपोर्ट उसे मिलता है, वो टाइम पे उसे मटेरियल मिलता है, तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल सप्लाई के कारण ही मैन्युफैक्चरिंग ग्रूम हो पाएगा। एंड रीजन नंबर 7, यूनिटी एंड वैल्यूज। आज इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का नाम थोड़ा अच्छा है पर और भी अच्छा हो सकता है अगर हम हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव करें, हम हमारे एथिक्स और ट्रस्ट पे काम करें और पॉजिटिव कंपटीशन में खेले, सिर्फ मार्जिन कट ना करें। आज फॉरेन वर्ल्ड अगर इंडिया को ज्यादा ट्रस्ट करता है लेकिन हम हमारे डिलीवरी पे काम करें, कम्युनिकेशन पे काम करें, प्रोफेशनलिज्म पे काम करें, तो फॉरेन प्लेयर्स यूएस और यूके हमें ज्यादा बिजनेस देगा। अगर ये 7 स्टेप्स हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और इंडिया गवर्नमेंट साथ में मिलकर इंप्लीमेंट करते हैं तो इंडिया डेफिनेटली सुपर पावर वापस बन जाएगा और वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब और एक्सपोर्ट सेंटर बन जाएगा। ये वीडियो को ध्यान से 2 बार 3 बार सुनिए और इंप्लीमेंट करना चालू कर दीजिए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस में रस है, इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज अपडेट करना है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए, ये पेज को फॉलो करिए और ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। आई एम बसेश गाला एंड आई कीप कमिंग टू बूस्टिंग यू एंड टुगेदर वी विल मेक इंडिया ग्रेट अगेन। जय हिंद।